हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके साथ हूँ। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं। मैं जानती हूँ इस बार मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ आप लोगों को आईएमपी क्वेश्चन देने में। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक सुविधा ज़रूर दी है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूँ उन सब के आंसर्स उसी सीक्वेंस में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ फाइल में दे रही हूँ, ताकि आप लोगों को आंसर्स ढूंढने के लिए परेशान बिल्कुल ना होना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं जैसे अपने फर्स्ट यूनिट से। फर्स्ट यूनिट आपकी क्वांटम मैकेनिक्स है। पिछली बार हमने देखा कि आरजीपीवी ने अपना पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया है, जिसमें अब जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हुआ करते थे बड़े बड़े 7 मार्क्स के, उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो बीच बीच में से पूछे जा रहे हैं। इसलिए मैंने इस बार अपना पैटर्न भी चेंज किया है और मैंने 2 भागों में अपने क्वेश्चंस को बांटा है। एक है आपके शॉर्ट टाइप और एक है आपके लॉन्ग टाइप। तो शॉर्ट टाइप में आपसे क्या पूछा जा सकता है ये आप ज़रूर तैयार रखें, क्योंकि छोटे छोटे से क्वेश्चंस बीच बीच में से बहुत आ रहे हैं। तो पहली क्वेश्चन यूनिट स्टार्ट करती हूँ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में जो शॉर्ट नोट हैं, शॉर्ट नोट में आपको 2 आप ज़रूर तैयार करेंगे। एक है आपका वेव फंक्शन, जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज़ आएंगी, डेफिनेशन आएगी, और दूसरा है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसमें आपने डेल एक्स इंटू डेल पी इज ग्रेटर और इक्वल्स टू एच क्रॉस बाई 2 जो प्रूफ किया हुआ है वो पूरा लेना है, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऑलरेडी 2 लाइन का होता है। उतने में अपने को मतलब जो 5 मार्क्स आएंगे उतने नंबर कवर नहीं हो पाएंगे। साथ में आप इसके न्यूमेरिकल ज़रूर करें, क्योंकि इस बार इसके न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस भी बहुत हैं। तो शॉर्ट टाइप में आप 2 चीज़ें हो गई, वेव फंक्शन एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। लॉन्ग टाइप पर स्टार्ट करती हूँ। तो लॉन्ग टाइप में आपका जो VGVP है, ग्रुप वेलोसिटी फेज वेलोसिटी, उसमें जो आप रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं वो ज़रूर करना है। उसके बाद का क्वेश्चन है जिसमें आपको टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन जो आप प्रूफ करते हैं वो आपको करना है। और थर्ड क्वेश्चन जो है वो है पार्टिकल कन्फाइंड इन अ बॉक्स, जिसमें आप प्रूफ करते हैं En इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर। शायद आपको लग रहा होगा कि मैंने फर्स्ट यूनिट से मैक्सिमम क्वेश्चंस ले लिए हैं। उसका रीज़न भी ये है, यदि आपने पिछले कई सालों के क्वेश्चन पेपर देखे हों तो मैक्सिमम पेपर जो आपका होता है वो पूरा का पूरा पेपर फर्स्ट यूनिट में से आधा पेपर कवर हो जाता है, कम से कम। नहीं तो अगर एक क्वेश्चन के 3 पार्ट भी आते हैं तो 2 क्वेश्चंस के 6 पार्ट हमेशा फर्स्ट यूनिट से ही सीधे उठाए जाते हैं। इसलिए फर्स्ट यूनिट में हमको बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेनी है। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड यूनिट पे, जो कि है आपकी वेव ऑप्टिक्स। यहाँ फिर से वही पैटर्न है, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं और कुछ लॉन्ग टाइप हैं। जो शॉर्ट नोट जिनके ऊपर आपको लिखना है उसमें सबसे पहले है डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में अंतर बताना है। दूसरा है सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यहाँ थोड़ा सा इंटेलिजेंसी दिखाएंगे। जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का आंसर होगा, जिसमें आपको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की मैं कंडीशंस प्रूफ करके मैंने दी हुई हैं, उसमें आप एक काम जरूर करेंगे कि आप उसको थोड़ा सा इस तरीके से तैयार रखें कि यदि बाई चांस यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आ जाए तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो होता है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि एक सोर्स को 2 में डिवाइड करना, वेव फ्रंट आगे जाना, क्या होना, एक दूसरे का इंटरफियर करना, आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना, वो सब आप लोग तो भी लिख सकते हैं। बट उसकी जो कंडीशंस होती हैं उस समय आप इसी का आंसर लिख सकते हैं। तो यदि ये वाला क्वेश्चन बाय चांस YDS के फॉर्म में भी आ जाए, मतलब यंग डबल स्लिट के फॉर्म में आ जाए, तो भी आप सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं उतने से डिस्क्रिप्शन के बाद में। ठीक है ना। और थर्ड वन है जो रैले का क्राइटेरिया है रिजोल्यूशन का, वो मुश्किल से 2-3 लाइन का है। उसमें कितना लिखना है वो मैंने आपको आंसर में पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसमें से 3 शॉर्ट नोट आप लोग जरूर तैयार करेंगे। दूसरे नंबर का जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है वो जो है वो आपका न्यूटन्स रिंग का एक्सपेरिमेंट है। इसको जरूर करना है। और इसमें जो आप डायमीटर प्रूफ किया करते थे ब्राइट फ्रिंज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, और डार्क फ्रिंज के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये आपको ज़रूर करना है न्यूटन्स रिंग का। लेकिन एक सेफ्टी, मैंने हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट तो बताया है, बट उसके साथ मैं हमेशा एक रिस्क फैक्टर ज़रूर कवर करके चलती हूँ, ताकि हमसे कभी ऐसा ना हो कि हमसे कोई भी क्वेश्चन छूटे। तो इसके लिए इसी रिस्क फैक्टर को कवर करते हुए ये तो करना है, बट इसको कवर करते हुए आप ये वाला क्वेश्चन ज़रूर करेंगे, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मैक्जेंडर इंटरफेरोमीटर। मैक्जेंडर
इंटरफेरोमीटर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है, इसका डेरिवेशन, इसका जो कहना चाहिए डिस्क्रिप्शन है वो बहुत लेंथी है। इसके लिए मैंने नोट्स में बहुत ईजी तरीके से उसको लिखा है, उसको शायद आप लोग अगर पढ़ेंगे तो आपको फेस शिफ्ट निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसका आप आंसर ज़रूर देख लीजिए। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कि सिंगल स्लिट से जो डिफ्रैक्शन होता था और आप कंडीशन फाइंड आउट करते थे मैक्सिमा की एंड मिनिमा की, वो आपको ज़रूर करना है। तो जो क्वेश्चन आपको इस तरीके से अगर मैंने एक पैटर्न के फॉर्म में दिए हैं, उस पैटर्न के ही फॉर्म में आपको इनको वैसे ही आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। रही इनके आंसर्स को समझने की बात, तो साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सबकी लिंक्स भी दे दूँगी। आपको पता है कि लगभग सारी चीज़ों के आंसर मेरे ऑलरेडी आपको हर वीडियो हर क्वेश्चन पे है। सिर्फ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पे मेरा वीडियो शायद नहीं है और मैक्जेंडर पे नहीं है। तो यदि बाई चांस आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, तो मैं इनके दोनों के वीडियो भी आपको ज़रूर प्रोवाइड करा दूंगी। बाकी सबके आंसर्स, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगी। नाउ कम टू थर्ड यूनिट, सॉलिड स्टेट फिजिक्स। शॉर्ट नोट किस किस पर तैयार करना है? फर्मी लेवल, क्रोनिक पेनी मॉडल एंड ब्लॉच थ्योरम। ये दोनों डेफिनेटली एक ही में हैं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप इसको एक ही शॉर्ट नोट समझें। फर्मी लेवल करना है और क्रोनिक पेनी मॉडल करना है, ब्लॉच थ्योरम करना है। क्रोनिक पेनी का आपको जो डेरिवेशन है वो कोर्स में नहीं है, तो कितना लिखना है और ब्लॉच थ्योरम में कितना लिखना है ये मैंने आप लोगों को आंसर में, इसीलिए मैंने इस बार आंसर स्पेशली दिए हैं कि आपको आंसर की लेंथ भी पता चले कि एक्चुअल में मुझे लिखना कितना है। अगर लॉन्ग टाइप पे आती हूँ तो लॉन्ग टाइप में आपको सबसे पहले किसका है? जेनर डायोड का है। उसके बाद में किसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग बताना है? सोलार सेल का। और जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है हॉल्स कोएफिशिएंट का। फिर अगेन एक ही बात कह रही हूँ फिर से आप लोगों से कि एक क्वेश्चन हमको हमेशा अपना रिस्क फैक्टर को कवर करते हुए लेना ही चाहिए। तो यदि मैं इसको देखूँ तो इसमें से आपको जीनर ज़रूर लेना है और हॉल्स ज़रूर लेना है, बट रिस्क फैक्टर को कवर करते हुए यदि आप सोलार सेल कर लेते हैं तो आपके लिए इस यूनिट में फिर रिस्क की कोई बात नहीं रह जाएगी। और इसीलिए जब मैंने आंसर दिए हैं तो मैंने इवन इन तीनों को कंपैरिजन करके भी बताया है। तो यदि आप कंपैरेटिवली अगर उसका आंसर पढ़ोगे तो आपको याद करने में भी उतना मुश्किल नहीं होगा। इसके बाद आते हैं अपने फोर्थ यूनिट पे, और फोर्थ यूनिट है लेज़र एंड फाइबर ऑप्टिक्स। शॉर्ट नोट आपको तैयार करने हैं प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ लेज़र पे, और दूसरे करने हैं किस पे? वी नंबर पे। वी नंबर पे एक दो जो न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो वो मैंने आपको बताए हुए हैं, तो ये दोनों शॉर्ट नोट आपको करने हैं। लॉन्ग टाइप पर आती हूँ तो और दोनों शॉर्ट नोट करने। इसके अलावा रिस्क फैक्टर को, वही बात है, कवर करने के लिए आप लोग स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन में जो डिफरेंस है उसको तैयार जरूर कर लें। वैसे तो ऑटोमेटिकली जब आगे आप लेज़र डिफाइन करेंगे तो ये तो आप लोगों को वैसे भी उसके अंदर ही आ जाता है, फिर भी आप इसको एक बार अलग से देख जरूर लें कि यदि अलग से मुझे ये आ गया तो मुझे इसका आंसर कितना लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं लॉन्ग टाइप पे। तो लॉन्ग टाइप में आपको किस किस की वर्किंग देनी है? रूबी लेज़र। रूबी लेज़र जरूर 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 करना है, लेकिन रिस्क फैक्टर को कवर करते हुए एक क्वेश्चन मैंने दिया है किस लेज़र का? और CO2 लेज़र का। यहाँ तक मेरे सारे वीडियोस हर चीज़ पर हैं, CO2 पर मेरा वीडियो नहीं है, इसलिए मैंने इसकी लिंक नहीं दी है। यदि आपको दिक्कत होती है, नोट्स मैंने ज़रूर आपको प्रोवाइड कराए हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, तो मैं इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो है आइंस्टीन के ए एंड बी कोएफिशिएंट को इस्टेब्लिश करने वाला डेरिवेशन। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, जो आपने एंगल ऑफ एक्सेप्टेंस और न्यूमेरिकल अपर्चर के लिए डेरिवेशन निकाला था ऑप्टिकल फाइबर में, वो। तो इस तरीके से यदि हम इतने क्वेश्चन करते हैं तो हमारा रिस्क फैक्टर जो है पूरी तरह से कवर हो जाता है और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर आते हैं हम यूनिट नंबर 5 पे, जो कि है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसमें आपको शॉर्ट नोट तैयार करने हैं। जो न्यूमेरिकल्स हैं
सिर्फ किस किस के न्यूमेरिकल आप ध्यान से करिए, एक ग्रेडियंट के और किसके, कर्ल के। इसके अलावा जो सेकंड शॉर्ट नोट में मैंने गॉस और स्टोक का थ्योरम आपको कंपैरेटिव वे में दिया हुआ है, यानी अगर हम गॉस का थ्योरम करते हैं तो ऑटोमेटिकली किसका तैयार हो जाता है, स्टोक का। तो वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट गॉस का थ्योरम है, बट यदि कंपैरेटिव वे में आप पढ़ लेते हो तो अपना कहना चाहिए रिस्क नहीं रहेगा, तो आप स्टोक थ्योरम ऑटोमेटिकली गॉस के साथ याद कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूटी थ्योरम है, जो कि नॉन स्टेडी करंट और स्टेडी करंट के लिए है। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो मैक्सवेल के इक्वेशंस हैं चारों, जो कि किस में दिए हुए हैं, वैक्यूम में। मैक्सवेल के इक्वेशन कई तरह के क्वेश्चंस कई तरीके से पूछे जा सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं वो सारे मैंने आपको आंसर में दिए हुए हैं। तो इस तरीके से यदि मैंने लगभग हर यूनिट के तो 4-4 क्वेश्चन लिए हैं, सिर्फ लेज़र के मैंने कितने क्वेश्चन लिए हुए हैं, 5 लिए हुए हैं। तो यदि हम इस हिसाब से देखें कि इसके 5 हैं, तो इसके अगर हम देखें तो इसके सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। तो कुल मिला के यदि मैं देखूं तो 5 यूनिट्स के 4-4 क्वेश्चन के हिसाब से लगाओगे तो आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं, 20 क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसे 20 क्वेश्चंस की जो एक सीरीज़ चला करती थी ना पहले, 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यही समझ लीजिए इस तरीके से आपको तैयार करना है। आंसर्स के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप पर्टिकुलर उस वीडियो पर जाके आप उस आंसर को देख सकते हो। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से इतने ईयर्स का जो एनालिसिस करके मैं जो मोस्ट एमपी क्वेश्चन निकालती हूँ वो मैंने निकाला है। जो मुझसे इतनी आशा लगाते हैं वो फुलफ़िल होती है। मैं फिर से आशा करती हूँ कि इस बार भी ये क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प करें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। तो सबके लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।